बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैकेनिक्स का चैप्टर फ्रिक्शन जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके साथ डिस्कस की। वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बल्कि वो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट थी कि उसके अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बताई थी। अगर आपको वो पिछले लेक्चर की एग्जांपल जो है उसके अंदर सिर्फ मैंने एक एग्जांपल डिस्कस किया तकरीबन आधे घंटे के अंदर, तो अगर आपको वो आपने लेक्चर अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया है तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपने पिछला लेक्चर वॉच किया है इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इससे जो पिछले वाला लेक्चर है जिसके अंदर मैंने सिर्फ एक एग्जांपल डिस्कस की है आप उसको अच्छे तरीके से फॉलो करें। उसके अंदर मैंने मोमेंट्स वगैरह लेने का सारा तरीका बताया है। आइए अब हम आज की एग्जांपल करते हैं और स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें व्हाट इज गिवन इन दिस स्टेटमेंट, अ यूनिफॉर्म लेडर ऑफ लेंथ 70 फीट रेस्ट अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल। एक सीढ़ी है, फर्ज कर लिया ये ए बी जो है ये एक सीढ़ी है और इसकी लंबाई दी गई है 70 फीट। ए बी इज इक्वल टू 70 फीट। ए बी इज इक्वल टू 70 फीट इज द लेंथ ऑफ द लेडर। ये गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, मैंने इसको लिख दिया कि ठीक है जी। उसके बाद फिर क्या है, रेस्ट अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल, इसका सिरा एक रेस्ट वर्टिकल वॉल के साथ लगा हुआ है। विद विच इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, दीवार के साथ ये एंगल 45 डिग्री का बना रही है। यानी ये जो सीढ़ी है ये एंगल 45 डिग्री बना रही है वॉल के साथ, मेकिंग एन एंगल of 45 degree with wall. ओके। उसके बाद क्या है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लेडर एंड द वॉल। लेडर और वॉल के दरमियान जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है, 1/3 के बराबर। अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है म्यू, तो अगर मैं ये सपोज कर लूं कि इसका जो रिएक्शन है नॉर्मल रिएक्शन वो S है और सीढ़ी जो है ये जब स्लिप होके इस तरफ आएगी तो यानी सीढ़ी स्लिप होगी थोड़ा सा नीचे आएगी ना, तो सीढ़ी जब नीचे आएगी तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन इसका S है तो फ्रिक्शन बराबर होगी म्यू S के बराबर, और म्यू की कीमत किसके बराबर दी गई है, 1/3 के बराबर। तो फिर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर आ गई, म्यू की वैल्यू आ गई 1/3 और ये S, तो ये आ गई 1/3S। एंड द ग्राउंड रिस्पेक्टली, और ग्राउंड के साथ जो है इसकी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, इसका रिएक्शन आ गया R। अब ये जब स्लिप होकर इधर जाएगी तो फ्रिक्शन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। फ्रिक्शन को हम म्यू आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 आर आ गया, ये ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है, इफ ए मैन हुज वेट इज 1/2 दैट ऑफ द लेडर, एक आदमी जिसका वेट सीढ़ी के वेट का हाफ है वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ना शुरू करता है, तो कहते हैं बताएं वो कितने फासले पर जाएगा कि लेडर जो है वो जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग हो। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट W बी द वेट ऑफ द लेडर, W बी द वेट ऑफ लेडर। अब वेट ऑफ लेडर जो है वो कहां पे अमल करेगा, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, यहां पे मिड पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है,
ये वेट आ गया, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया जी। लेट W be the weight of the ladder acting at G, एक्टिंग एट G। G क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब हम क्या करते हैं कि एक आदमी, नाउ लेट ए मैन ऑफ वेट, अब सीढ़ी का वेट अगर आपने W लिया है तो बंदे का वेट कितना हो जाएगा? सीढ़ी के वेट का हाफ। नाउ लेट ए मैन ऑफ वेट W/2 असेंड द लेडर, सीढ़ी के ऊपर चढ़ना शुरू करता है। असेंड द लेडर। व्हेन ही इज एट ए डिस्टेंस x अप, एट ए डिस्टेंस x अप, जब वो x फुट का फासला तय कर लेता है, द लेडर इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग। द लेडर इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग। अब जब चूंकि सिस्टम जो है ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, बिकॉज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, therefore resolving forces horizontally and vertically, आप देखें चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसलिए दाएं तरफ वाली फोर्सेस जो फोर्सेस इधर अमल कर रही हैं, और जो इधर अमल कर रही हैं वो जो इधर फोर्सेस अमल कर रही होंगी आपस में बराबर होंगी। जो लेफ्ट साइड पे अमल करेंगी और जो राइट साइड पे अमल करेंगी वो बराबर होंगी। जो ऊपर की तरफ अमल कर रही हैं वो और जो नीचे की तरफ अमल कर रही हैं वो, ये आपस में बराबर होंगी। ये फर्ज कर लिया कि M इज द पोजीशन ऑफ द मैन, तो इसने जब फासला x तय किया तो लेडर जो है वो जस्ट एट दी पॉइंट ऑफ स्लिपिंग आ गई। असेंड व्हेन ही इज एट ए डिस्टेंस x अप, x इज इक्वल टू am कर लें आप, x इज इक्वल टू am। व्हेन ही इज एट ए डिस्टेंस x इज इक्वल टू am अप, द लेडर इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग। अच्छा, अब इसमें हमने नॉर्मल रिएक्शन का जिक्र नहीं किया। लेट RS बी दी नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्लोर एंड वॉल। ठीक है जी। अब चूंकि सिस्टम ये इक्विलिब्रियम में है तो दाएं तरफ कौन सी फोर्स अमल कर रही है? S बराबर होगी बाएं तरफ वाली कौन सी फोर्स अमल कर रही है? ये देखें जी, ये क्या है? 1/2R, तो S इज इक्वल टू 1/2R। ऊपर की तरफ कौन कौन सी फोर्सेस अमल कर रही हैं? R और 1/3S इज इक्वल टू नीचे की तरफ W प्लस W/2। ये आप लंबे तरीके से भी कर सकते हैं। इसको x एक्सिस मान के फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे ना तो आ जाएगा 1/2R cos of 0, R cos of 90, W cos of 270, W/2 cos of 270, S cos of 180, 1/3S cos of 90 डिग्री। तो सिंप्लीफाई करेंगे ना तो यही आंसर आएगा। लेकिन चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हम लगा लेते हैं जी, दाएं तरफ वाली फोर्सेस बाएं तरफ वाली फोर्सेस के बराबर होंगी, ऊपर वाली फोर्सेस नीचे वाली फोर्सेस के बराबर होंगी। इसका नाम रखते हैं हम नंबर 1, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई ना कर लें, R प्लस 1/3S
इज इक्वल टू 3W/2। इसका नाम रख देते हैं नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशनों में से r को एलिमिनेट करें या s को एलिमिनेट करें। फ्रॉम 1 हम यूजुअली तौर पे r को एलिमिनेट किया करेंगे। r इज इक्वल टू 2s। ये r इज इक्वल टू 2s आ गया। इसको पुट कर दें, पुट इन नंबर 2 के अंदर पुट करें जी। r की जगह पे आ गया 2s प्लस 1/3s इज इक्वल टू 3W/2। इसका एलसीएम लें, 3 2 6 और प्लस 7s ओवर 3 इज इक्वल टू 3W/2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s? 3 3 9, 9W/14। ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर हमने मोमेंट लेना होता है। अब मोमेंट हम कहां पे लेंगे? अब देखें, आपने इन दोनों इक्वेशनों में से r को एलिमिनेट किया है, इसमें से और इसमें से r को एलिमिनेट कर दिया। तो मोमेंट ऐसी जगह पर लेंगे कि r एलिमिनेट हो जाए। तो r देखें किस पॉइंट में से पास करता है? a में से। तो लिहाजा मोमेंट के लिए जो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे वो कौन सा वाला होगा? a वाला। नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट द पॉइंट a। नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट a। अब मोमेंट लेते हैं जी तमाम फोर्सेस का अबाउट द पॉइंट a। अब देखिए r जो है ये किस पॉइंट में से पास कर रहा है? a में से पास कर रहा है। तो r का मोमेंट किसके बराबर आएगा? 0 के इक्वल। तो ये आ गया r इंटू 0 प्लस म्यू आर की जगह पे क्या है? 1/2r। तो 1/2r ये भी किस पॉइंट में से पास करता है? a में से। इसका मोमेंट भी 0 के बराबर आ गया। उसके बाद अब ये देखिए, ये एंगल 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? दैट इज आल्सो इक्वल टू 45 डिग्री। और ये वाला भी किसके बराबर होगा? 45 डिग्री। अब हमने इसका मोमेंट निकालना है। ये देखिए, वेट नीचे की तरफ अमल कर रहा है और ये घूम के a की तरफ आएगा। तो ये डायरेक्शन बनती है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बनेगी तो मोमेंट होगा नेगेटिव, माइनस W। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या बनता है? ये वाला। ये देखिए, ये फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब देखें, ये 45 डिग्री है, ये 90 है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका अमूद यानी परपेंडिकुलर आ रहा है। D इज परपेंडिकुलर। अगर D परपेंडिकुलर होगा तो मोमेंट किसके बराबर होगा? हाइपोटेन्यूज की लेंथ इनटू साइन ऑफ दैट एंगल। तो अब टोटल इसकी लंबाई A से लेकर B तक 70 है। A से लेकर B तक 70 है और A से लेकर G तक किसके बराबर होगी? 35 के बराबर। तो ये देखें, W इंटू ये आ गई हाइपोटेन्यूज की लेंथ इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री। फोर्स इंटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस D जो है। अब ये देखिए, D जो है ना, ये फिगर के मुताबिक ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। अगर D जो है वो परपेंडिकुलर हो तो हाइपोटेन्यूज की लंबाई के साथ साइन ऑफ एंगल आएगा, राइट। इसी तरह अब ये देखिए, ये फोर्स क्या है? W/2 माइनस W/2 फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये देखें जरा, ये भी क्लॉकवाइज ही बनेगा, इसका भी नेगेटिव आएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना ये वाला। अब ये वाला डिस्टेंस क्या है? ये 45 डिग्री, ये 90। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो D हमारा परपेंडिकुलर है। तो फिर हाइपोटेन्यूज की लेंथ, हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या है? x के साथ साइन आएगा, x साइन ऑफ 45 डिग्री। इन दोनों फोर्सेस का मोमेंट ले लिया। अभी इस फोर्स का मोमेंट लेना बाकी है। ये देखिए, ये s इधर आएगी, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला बनता है। तो इस डिस्टेंस की बजाय हम ये वाला डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब ये 90 और ये 45, तो ये क्या बन रही है? बेस।
तो अब हमारा जो d है वो किसके बराबर है? बेस के बराबर है। अगर d बेस के बराबर होगी तो फिर हाइपोटेन्यूज की लेंथ के साथ कॉस आएगा, कॉस 45 डिग्री। अब ये देखिए ये s जो है ये घूम के इधर आएगा, तो ये देखिए ये डायरेक्शन क्या बनती है? एंटी क्लॉकवाइज, तो मोमेंट नेगेटिव होगा। प्लस 1/3s प्लस 1/3s। अब ये देखिए ये फोर्स है आपकी 1/3s, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनता है, और ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा जो d है, ये जो d है, d किसके बराबर आ रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फिर हाइपोटेन्यूज की लेंथ के साथ, हाइपोटेन्यूज की लेंथ के साथ साइन आएगा, और चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो लिहाजा इन तमाम फोर्सेस के मोमेंट का सम 0 के बराबर आएगा। अब ये भी 0, ये भी 0, माइनस w 35w 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 कोसाइन 45 1/√2 के बराबर होता है, माइनस w/2 x इंटू 1/√2 प्लस 70s इंटू 1/√2 प्लस 70s ओवर 3/√2 इज इक्वल टू 0। 0 के बराबर क्यों है? क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब 1/√2 आपको थ्रू आउट कॉमन नजर आएगा, टेकिंग 1/√ मल्टीप्लाई बाई √2 के साथ ज़रब दे दो, तो ये आ गया। इस जगह को भी यूटिलाइज कर लेते हैं, माइनस 35w माइनस wx प्लस 70s प्लस 70 बटा ओहो साथ ऐसा आएगा, प्लस 70/3s इज इक्वल टू 0। अब जिनके अंदर w आता है उनको उठा के राइट साइड पे ले जाएं। 70s प्लस 70/3s इज इक्वल टू 35 प्लस w 35 प्लस x और साथ आ गया w। मैंने w को कॉमन भी ले लिया साथ। अब इसके एलसीएम लेंगे तो ये 210 210 और 70 280 आ जाएगा। 280 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एस इज इक्वल टू 35 प्लस एक्स इंटू डब्ल्यू। अब ये जो है ये 2 थोड़ा मिस हो गया है भाई, यहां पे w/2 जगह अब थोड़ी सी कम है, ये आ गया जी 2। उसके बाद जब इधर लेके जाएंगे तो ये x/2 साथ आ जाएगा, x/2। अब s की वैल्यू क्या है? s की वैल्यू थी मेरे पास 9/14w, बट s बराबर है 9/14w, तो यहां पे s की जगह पे हम यही वैल्यू पुट करेंगे। 280 डिवाइडेड बाई 3, s की जगह पे आ गया 9w ओवर 14 इज इक्वल टू 35 प्लस x/2 w। अब ये देखें ये वाला w जो है इस w के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। 14 इसके साथ कटेगा, 3 इसके साथ कटेगा, यहां पे 3 आ गया, यहां पे आ गया 20, तो ये आ जाएगा 60 आ जाएगा जी इधर। 60 इज इक्वल टू 35 प्लस x/2। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करके तो x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो ये जगह है हमारे पास, इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये फिर आ गया 60 माइनस 35 इज इक्वल टू x/2। तो 60 में से 35 निकाले, जवाब आ गया 25।
25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 50 फीट। लो भाई, जब ये यहां से लेकर यहां तक 50 फुट के फासले पर होगा, द लेडर विल बी जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग होगी। ये देखें, ये एग्जांपल जो है ये काफ़ी लेंथी है इसकी स्टेटमेंट। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है और क्या हमने प्रूफ करना है। 2 इंक्लाइंड प्लेन हैव अ कॉमन वर्टेक्स। 2 इंक्लाइंड प्लेन है, एक ये वाला इंक्लाइंड प्लेन, एक ये वाला इंक्लाइंड प्लेन। ये इनका कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। यानी ये वाला जो पॉइंट है ये इस प्लेन के ऊपर भी लाई करता है, इस प्लेन के ऊपर भी लाई करता है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, तो एक प्लेन आ गया हमारे पास ए बी और एक प्लेन आ गया ए सी। तो कॉमन वर्टेक्स जो है वो यहां पे क्या आ गया, ए आ गया जी, ये ए आ गया जी। 2 इंक्लाइंड प्लेन हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए स्मूथ पुली एट दी वर्टेक्स। ये जो वर्टेक्स है यहां पे एक स्मूथ पुली है, ठीक है, और स्मूथ पुली है और स्ट्रिंग के साथ बंधी हुई है। एक स्ट्रिंग इधर लगा हुआ है, एक स्ट्रिंग इधर लगा हुआ है। पासिंग ओवर ए स्मूथ पुली एट द वर्टेक्स, सपोर्ट 2 इक्वल वेट्स। अब ये क्या करती है, ये जो पुली है इसके साथ स्ट्रिंग बंधे हुए हैं, एक बॉडी इसके साथ अटैच है, इसको सपोर्ट कर रही है, और एक बॉडी इसके साथ अटैच है। ठीक हो गया जी, ये 2 बॉडीज हैं, इक्वल बॉडीज हैं। तो इसका मतलब है कि इनके वेट भी सेम होंगे। तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड अमल करेगा और इसका वेट भी वर्टिकली डाउनवर्ड अमल करेगा। इसका रिएक्शन नॉर्मल ऊपर की तरफ, इसका भी रिएक्शन नॉर्मल ऊपर की तरफ होगा। इसका रिएक्शन हम R और इसका रिएक्शन S सपोज कर लेते हैं। यहां तक पढ़ लिया था हमने, सपोर्ट 2 इक्वल वेट्स इफ वन ऑफ द प्लेन बी रफ एंड द अदर स्मूथ। अब इन दोनों प्लेन में से एक रफ होगा और एक स्मूथ होगा। हम सपोज कर लेते हैं कि ये वाला प्लेन स्मूथ है और ये वाला प्लेन रफ है। तो लेट द प्लेन ए बी बी रफ। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन। अगर ये प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा बना रहा है और ये बीटा बना रहा है, तो आपने अल्फा और बीटा के दरमियान रिलेशनशिप जो है ये फाइंड आउट करनी है। यानी अल्फा वाली रकमें एक तरफ और बीटा वाली रकमें एक तरफ। कब? when the weight on the smooth plane is just at the point of moving down। अब जाहिर है कि ये जो ये स्मूथ प्लेन है तो इसमें स्लिपरी ज़्यादा होगी, तो ये जब खींच के नीचे की तरफ आएगा तो ये जो है ये खींच के ऊपर की तरफ जाएगा। ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसकी फ्रिक्शन जो है ये इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। सॉरी, ये रिएक्शन जो है ना ये मैंने गलत जगह पे शो कर दिए हैं, ये इसका रिएक्शन है। ये इसका रिएक्शन आ गया। अच्छा, अब ये जब खींच के ऊपर की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इसका मतलब है कि हमने स्टेटमेंट के मुताबिक क्या है, दोबारा देखें, 2 प्लेन हैं ए बी और ए सी, इनका कॉमन वर्टेक्स एक है। जो कॉमन वर्टेक्स के ऊपर एक स्मूथ पुल्ली है जो कि स्ट्रिंग के साथ 2 बॉडीज़ को बांधा हुआ है, उनको सपोर्ट करती है। एक प्लेन रफ है और एक प्लेन स्मूथ है। जब बॉडी ऑन द प्लेन इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन, तो ये जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मूविंग अप होगा, फ्रिक्शन इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो आपने बताना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अब ये जो कुछ मैंने सारा बोला है ना, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखें ज़रा। लेट द प्लेन ए बी एंड ए सी हैव अ कॉमन वर्टेक्स ए, लेट द प्लेन ए सी बी द स्मूथ एंड ए बी बी द रफ, let mu be the coefficient of friction for the plane AB, let W be the weight of the each body and T be the tension of the string। अच्छा, अब देखें इसका जो है ना, ये जब हम टेंशन क्या होता है, जब आपने कभी पतंगबाजी की हो
तो जब आप पतंग को ऐसे उड़ाते हैं तो अपनी तरफ खींचते हैं ना, तो आपको तनाव जो है वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फील होता है। पंजाबी में जिसको कहते हैं तन, तन चखा भाई मैनू जरा, वो जो आप पतंगबाजी कर रहे होते हैं आप कहते हैं यार मैंने तन चखाई, वो तन जो असल में होता है ना वो टेंशन होता है, उसको तनाव कहते हैं। वो आप ऐसे करके जब उसको डोर को अपनी तरफ खींचते हैं तो वो तनाव आपको उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फील होता है। तो इसी तरह ये देखें, फ़र्ज़ किया कि मेरे पास ये कोई एक स्ट्रिंग है, इसको जब मैं ऐसे करके खींचूंगा ऐसे करके, तो इसका मुझे तनाव इस तरफ और इसका तनाव मुझे इस तरफ महसूस होगा, राइट। तो ये जब खिंच के इस तरफ आएगा तो इसका जो है टेंशन इस तरफ और इसका टेंशन इस तरफ। लेट टी बी दी टेंशन in each string and let alpha beta be the inclination of the plane when the weight on the smooth plane is just at the point of moving down। जब ये नीचे आने की तरफ कोशिश करेगा तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। So there will be limiting friction। तो वहां पे फिर क्या होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी, म्यू आर बिहाइंड इट। तो बिकॉज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देयरफॉर resolving forces along and perpendicular, therefore first resolving forces along and perpendicular to the plane BA। पहले BA के ऊपर जो फोर्सेस अमल कर रही हैं उनको रिजॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो AC प्लेन पर फोर्सेस अमल कर रही हैं उनको रिजॉल्व करके तो हम अल्फा और बीटा की रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये देखें, BA प्लेन के लॉन्ग जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो T जो है ये कितना एंगल बना रहा है, 0, तो ये आ जाएगा T cos ऑफ 0। R कितना एंगल बना रहा है, 90, तो ये आ गया R cos ऑफ 90। और म्यू आर जो है बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये 180 का एंगल बनाएगा। और ये एंगल अल्फा है तो ये सीधा क्या होगा, ये 90, तो ये बनेगा 90 माइनस अल्फा। ये बीटा है तो ये बनेगा 90 माइनस बीटा। अच्छा, अब ये टोटल यहां से लेकर यहां तक हो गया 180 में 90 डिग्री माइनस अल्फा जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 270 डिग्री माइनस अल्फा। तो W cos ऑफ 270 डिग्री माइनस अल्फा, जो कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो रिजॉल्व पार्ट अलोंग x एक्सिस विल बी इक्वल टू 0। अलोंग y एक्सिस सिर्फ और सिर्फ जहां जहां पे cos लगाया है वहां पे साइन आएगा, प्लस r साइन ऑफ 90 प्लस म्यू r साइन ऑफ 180 प्लस w साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। आइए इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। T cos ऑफ 0 1 के बराबर आ गया, cos 90 0, cos 180 माइनस के बराबर माइनस म्यू आर, और 270 डिग्री माइनस अल्फा ये बनता है तीसरा क्वाड्रेंट। तीसरे क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, और चूंकि 270 है तो cos किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, माइनस W साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। और अलोंग y एक्सिस क्या आ गया, ये तो T साइन 0 0 के बराबर आ गया, R साइन ऑफ 90 R के बराबर, ये भी 0, माइनस W ये 270 डिग्री माइनस अल्फा तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस आ गया, और 270 की वजह से साइन किस में चेंज होगा, cos के अंदर चेंज होगा, इज इक्वल टू 0। इसका नाम रखते हैं हम छोटा 1 और इसका नाम छोटा 2। From 2 R is equal to W cos of alpha। इसको उठाकर पुट कर दें आप 1 के अंदर, पुट इन 1, what you will get, you will get T माइनस म्यू इंटू R की जगह पे आ गया W cos of alpha माइनस W साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0।
अब आप टी को एक तरफ रख लें, बाकी रकमों को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं। जब उधर लेके जाएंगे तो डब्ल्यू इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, डब्ल्यू कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा म्यू कॉस ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 3। पहले हमने फोर्सेस को रिजॉल्व किया जो बी ए के लॉन्ग अमल कर रही थी, और अब हम फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं जो कि सी ए के लॉन्ग अमल कर रही हैं। नॉन रिजॉल्विंग फोर्सेस, रिजॉल्विंग फोर्सेस along and perpendicular to the plane। अब प्लेन हमारा क्या है, ये देखें, ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है 0, तो ये आ गया टी कॉस ऑफ 0, एस 90 का एंगल बनाएगा, और W जो है ये एंगल बीटा है, ये एंगल बीटा है, ठीक है, और ये 90 डिग्री माइनस बीटा, तो टोटल जो है वो एंगल कितना बन जाएगा इसका वेट का, यहां से लेकर यहां तक, सॉरी यहां से लेकर यहां तक, ये 180 और 90 डिग्री माइनस बीटा, ये आ जाएगा 270 डिग्री W cos ऑफ 270 डिग्री माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। इसके अंदर फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है, और इसके परपेंडिकुलर साथ आ जाएगा साइन, टी साइन ऑफ 0 प्लस एस साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस W साइन ऑफ 270 डिग्री। अब ये देखें ना, ये W जो है ये 90 डिग्री माइनस अल्फा, और यहां से लेकर यहां तक ये एंगल कितना बन गया 270 डिग्री माइनस बीटा, 270 0। अब टी कॉस ऑफ 0 किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, ये 0 के बराबर आ गया, माइनस W साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0। इसके अंदर जो है ये आ गया टी साइन ऑफ 0 0 के बराबर आ गया, S माइनस W साइन ऑफ बीटा किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में कन्वर्ट होगा, W कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल 0। अब हमने यहां से t की वैल्यू निकालनी थी, तो वो तो सीधी सीधी निकल रही है, t किसके बराबर आ गया, t इज इक्वल टू W साइन ऑफ बीटा के बराबर आ गया। अब इसका नाम रख लेते हैं हम नंबर 3। तो फ्रॉम 2 and 3 इसमें हमें इसको यूज करना ही नहीं पड़ा, टी की वैल्यू वैसे निकल आई, ठीक है जी। अब ये भी टी के बराबर है और ये भी टी के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 4 W बराबर है म्यू, सॉरी W इंटू म्यू कॉस ऑफ अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू W साइन ऑफ बीटा। W के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास, और आपके पास आ गया म्यू कॉस ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ बीटा। तो ये देखिए ये रिलेशनशिप आ गई, एक तरफ कॉस वाली रकमें हैं और एक तरफ अल्फा वाली रकमें हैं और एक तरफ बीटा वाली रकमें हैं। तो यही रिलेशनशिप जो है ये हमने निकालनी थी। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो वी आर रियली थैंकफुल टू यू, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इनवाइट करें कि वो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।